हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्वाणा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। पंजाब पुलिस कांस्टेबल के सीरीज में आज क्वांट्स की 5th क्लास है। पिछली क्लासेस की तरह आज फिर से नए क्वेश्चंस हैं। अपना पेन कॉपी निकाल कर तैयार रखिए और साथ साथ सॉल्व करते रहना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पिछले वाला सेक्शन आप लोगों ने पूरा देख लिया होगा और आज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, साथ साथ सॉल्व करना और मेरे सॉल्यूशंस चेक करते रहना, ठीक है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा परसेंटेज का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 70% स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश, 65% हिंदी। 70% इंग्लिश में है, 65% हिंदी में है। 27% कैन नॉट स्पीक आइदर ऑफ द टू लैंग्वेजेस। अगर मेरी क्लासेस में आप लोगों ने ये पार्ट किया है तो आप लोगों को बताया गया था कि हमेशा उस साइड से शुरू किया करो जहां दोनों का कंबाइंड डाटा गिवन है। अब अगर इस पार्ट में आप चेक कर रहे हो तो 70% वो हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं, 65% वो हैं जो हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन ये 27% है जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल रहे। तो हम इस पॉइंट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से समझना, इंग्लिश का पार्ट है, स्पीकिंग वाले हैं और नॉन स्पीकिंग वाले हैं। ये दो पार्ट्स हैं, स्पीकिंग का पार्ट है, नॉन स्पीकिंग का पार्ट है। 70% इंग्लिश स्पीक करते हैं, तो 70% अगर स्पीकिंग वाले हैं तो नॉन स्पीकिंग वाले कितने हो जाएंगे? 30% हो जाएंगे। इसी तरीके से हिंदी में कितने हैं? तो हिंदी में 65% है जो बोलते हैं, तो 35% ऐसे हो जाएंगे जो नहीं बोलते होंगे। और हमारे पास ये डाटा गिवन है कि 20% हैं जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो नॉन स्पीकिंग वाले में कंबाइंड डाटा कितना दिया हुआ है? कंबाइंड डाटा हमारे पास है 27%। अब इसी बिहाफ पे मैं डायग्राम बनाऊंगा, तो डायग्राम को थोड़ा सब लोग ध्यान से समझना। वेन डायग्राम में बहुत ध्यान से समझना। जो सबसे पहले ये जो डाटा बना रहा हूं ये मैं किसका बता रहा हूं? नॉन स्पीकिंग वालों का, ठीक है, क्योंकि कंबाइंड डाटा उसका गिवन है। अब ध्यान से वैल्यू कैसे प्लेस करनी है वो सब लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले 27% है जो कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, तो 27% यहां सेंटर में आ गया हमारा। एक साइड इंग्लिश है, एक साइड हिंदी है, 27% सेंटर में आ गया। 30% इंग्लिश में नॉन स्पीकिंग वाले हैं, तो अगर इंग्लिश में 27 यहां बैठे हैं तो 30 बनाने के लिए बाकी जगह कितने होंगे? 3%। यहां तक क्लियर है? उसी तरीके से हिंदी में 35% है, 27 ये सेंटर में है, तो यहां कितने होंगे? 8%। तो अगर मैं कंबाइंड देखूं इन सबको, तो 27 और 3 30 और 8 38% ऐसे लोग हैं जो नॉन स्पीकिंग वाले हैं। तो नॉन स्पीकिंग में अगर 38% है तो स्पीकिंग में कितने रह जाएंगे? तो स्पीकिंग वाला डाटा बस निकाल लो 100 में से माइनस करके, कितना बच जाएगा? 62%। तो हमेशा याद रखना कि जब भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है तो शुरुआत वहां से किया करो जहां से कंबाइंड डाटा गिवन है। कंबाइंड डाटा हम लोगों को सेंटर में एक लोकेशन प्रोवाइड कर देता है, तो सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर promised to sell the article at the cost price and makes a profit of 14.28% using false weight। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दुकानदार बोल रहा है कि भाई मैं उतने में ही बेच रहा हूं जितने में मैंने खरीदा है, लेकिन जितना वेट देना चाहिए उससे कम वेट दे रहा है और उसकी वजह से कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 14.28% का। तो सबसे पहली चीज तो हमेशा ध्यान रखनी है आप लोगों को कि परसेंटेज का आपको हर एक डाटे की वैल्यू क्लियर होनी चाहिए।
तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 14.28%। 14.28% की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/7। 14.28% की वैल्यू क्या होती है 1/7। ये डाटा याद रखना, मैंने बहुत लिमिटेड परसेंटेज की वैल्यूज लिखवाई हैं बट मैक्सिमम उसी में से रिपीट करेगा। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखना 14.28% की वैल्यू होती है 1/7। इसका मतलब है कि अगर कोई सामान को 7 रुपए में खरीदा गया है तो उस पे 1 रुपए का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अगर कोई सामान को 7 रुपए में खरीदा गया है तो उस पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 रुपए का। तो मैं अगर प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइस हमारा 7 से बढ़कर कितना हो रहा है 8 हो रहा है। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। 14.28% का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 7 रुपए की चीज थी कितने में बेच रहा है 8 में। ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्राइस और क्वांटिटी में क्या रिलेशन होता है। खुद ही सोचो, प्राइस अगर बढ़ा दोगे तो किसी भी चीज की क्वांटिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, कम मिलेगा वो सामान आपको। और प्राइस कम कर दोगे तो क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। तो प्राइस और क्वांटिटी इनवर्स चलते हैं, तो भाई यहां भी इनवर्स चला दो। तो प्राइस अगर हमारा 7 से 8 हो रहा है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी 8 से 7 हो जाएगी। यही चीज है, यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब यहां ध्यान से देखना कि अगर उसने पूछा है कि 1 kg के जगह कितना वेट दे रहा है, तो मतलब अगर उसको 8 देना चाहिए था तो अब वो कितना दे रहा है 7। लेकिन 8 की जगह वो डाटा उसने दिया है कि 1000 ग्राम्स दे रहा है। 1 kg का मतलब क्या है 1000 ग्राम्स। तो अगर उसको 1000 ग्राम्स देना चाहिए था तो वो एक्चुअल में दे कितना रहा है, तो भाई 1000 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 125 से। 125 से करोगे तो यहां भी 125 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब है कि 1000 ग्राम्स की जगह वो कितना सामान आपको दे रहा है 875 ग्राम्स। और यही हमारा आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना कि जब भी प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन आ रहा है तो इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ाओगे क्वांटिटी इनवर्स चलेगी। 7 से 8 तो 8 से 7। उम्मीद करता हूं यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और परसेंटेज की वैल्यूज तो भाई बहुत ध्यान से सब लोग रट के बैठ जाओ, सारा गेम इसी पे चलने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रुपीज 800 कितना बन गया 956 इन 3 years। 800 रुपए लगाए थे 956 बन गए कितने सालों में 3 सालों में। एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है। अब वो कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं इंक्रीज कर दूं 4% से तो अब 803 साल के बाद कितना बन जाएगा। देखो प्राइस जो वैल्यू है प्रिंसिपल वैल्यू वो तो सेम ही है। 800 रुपए पहले भी था, 800 रुपए अभी भी है। पहले 800 का कितना बन रहा था 956 कितने साल में 3 साल में। अब वो कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% बढ़ा दिया है तो अब 803 साल में कितना हो जाएगा। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा याद रखा करो कि इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है प्रिंसिपल पे लगता है, और प्रिंसिपल हमें गिवन है कितना 800। अब मैंने एक चीज अपनी क्लास में हमेशा बताई है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क है। भाई देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 1 साल का डाटा देता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट ये बताता है कि टोटल कितना इंटरेस्ट मिला है। तो अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% से बढ़ा रहा है इसका मतलब 1 साल में 4% बढ़ा रहा है। 1 साल में 4% बढ़ा रहा है तो 3 साल में वो टोटल कितने परसेंट बढ़ा रहा है। तो 4 into 3 कर दो, भाई 12% का इंक्रीज हुआ है। अगर 1 साल में 4% बढ़ा रहा है तो 3 सालों में कितना बढ़ जाएगा 12% बढ़ जाएगा। अब दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तरीका तो है कि भाई आप पहले ऊपर वाले डाटा में से रेट निकाल लो, फिर उसमें 4 ऐड कर लो, फिर दोबारा से लगाओ। दूसरा पैटर्न क्या है कि 800 का 956 हो रहा था 3 साल में, अब उसने रेट 4% बढ़ाया है तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है। ये 12% का ही तो एक्स्ट्रा है हमारे पास।
तो 956 पहले जो मिल रहा था अभी भी 956 तो मिलेगा ही, सिर्फ ये 12% एक्स्ट्रा जो मिल रहा है यही कैलकुलेट करने वाली चीज है। तो इसको ध्यान से देख लो, 12% आप लोग निकाल लो किसका, 800 का, जितने का इंक्रीज हो रहा है। तो अब ध्यान से देख लो, 12/100 इंटू 800, ये कट गया, 12/8 कितना हो गया, 96 रुपीज का इंक्रीमेंट होगा, 96 रुपीज बढ़ जाएंगे पहले वाले से। तो पहले हमें कितना मिल रहा था, तो डाटा दिया हुआ है 956, याद रखना, पहले हमें मिल रहा था 956, अब 96 रुपीज और मिलेंगे, तो अब टोटल कितना हो जाएगा, 12 1052, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, जो पैसा 800 का 956 मिल रहा था वो तो अभी भी मिलेगा। चेंज सिर्फ 4% का एक साल में लग रहा है, तो 3 साल में टोटल चेंज कितना बन जाएगा, 12%। वो 12% 800 पे लगा के देख लो कि एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, वही चीज ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, तो बहुत ध्यान से समझना। एक सम दिया हुआ है 1180, 1180 दिया हुआ है, उसको 3 लोगों में डिवाइड करना है, ए बी और सी में। अब उसने कुछ कंडीशंस दी हैं कि 2 टाइम्स एज शेयर, 5 टाइम्स बीज शेयर और 7 टाइम्स सी शेयर आर इक्वल, यानी ए का डबल, ए का 2 टाइम्स, बी के 5 टाइम्स और सी के 7 टाइम्स के बराबर है, ये तीनों बराबर है। अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूं, देखो ये क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन जरूरत है कि आपको वो मैथमेटिकल टर्म बनानी आनी चाहिए। तो अगर मैथमेटिकल टर्म में लिख दूं तो वो यही कह रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ एज शेयर बराबर है किसके, 5 टाइम्स ऑफ बीज शेयर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ सीज शेयर। यही चीज उसने बोली है, उस चीज को ऐसे लिख दिया। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर आपने अच्छे से किया है तो आपको पता होगा कि कंबाइंड रेशियो कैसे निकाली जाती है। तो याद रखना, मेरा रेशियो निकालने में मोटिव क्या होता है कि अल्फाबेट्स के साथ कोई नंबरिंग नहीं होनी चाहिए। तो एक ऐसा नंबर लो जो 2, 5 और 7 इन तीनों के टेबल में आता हो, यानी मुझे एलसीएम लेना है। तो एलसीएम अगर मैं देखूं कि वो कौन सा नंबर है जो 2, 5 और 7 तीनों के टेबल में आता है, तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर आते हैं, लेकिन सबसे छोटे में जो निकलेगा वो कौन सा निकल जाएगा, 70 निकल जाएगा। और वैसे भी समझना कि 2, 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर कभी ऐसे नंबर्स मिल जाते हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो वही चीज आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, 2 कितने पे कट कर देगा 70 को, 35 पे। 5 कितने पे कट कर देगा, 14 पे। और 7 इसको कट कर देगा 10 पे। तो यहां से ए बी और सी की रेशियो मेरे पास क्या आ जाएगी, तो रेशियो आ गई 35 रेशियो 14 रेशियो 10, ये रेशियो बन गई मेरे पास। अब इस हिसाब से ही पैसा डिवाइड होगा। अगर यहां से आप देखते हो तो टोटल कितना बन रहा है, तो 35 और 14 49 प्लस 10 59, लेकिन टोटल हमारा बनना कितना चाहिए भाई, तो उसने डाटा दिया हुआ है 1180, इसकी वैल्यू दी हुई है 1180। तो कितने टाइम्स है भाई, 11 118, तो 2 टाइम्स पे आ जाएगा, 20 टाइम्स बन गया। 20 टाइम्स ये है, तो आपसे पूछा था ए का शेयर निकाल दो, ए को भी 20 टाइम्स कर दो, 700 रुपए मिल जाएगा ए को। तो सारा डाटा आपका जो बेस्ड था वो सिर्फ इस लाइन के ऊपर था कि आप इसको मैथमेटिकली नोट डाउन कर पा रहे हो कि नहीं, और रेशियो का निकालने का पैटर्न सबको माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, बहुत ध्यान से समझना। राम, श्याम और मोहन किसी काम को करते हैं 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में, 10, 20 और 30 दिन में काम करते हैं। तो भाई पहले तो एक चीज समझ लो कि एफिशिएंसी निकाल लो। राम, श्याम और मोहन ये करता है भाई 10 में, ये 20 में और ये 30 में।
तो यहां से कॉमन टर्म जो हमारी निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 60। अच्छा, ये 6, ये 3, ये 2, ये चीज आ गई हमारी एफिशिएंसी। तो इसका मतलब है 60 यूनिट करने में अगर इसको 10 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में कितना करता होगा, 6 दिन। 60 यूनिट करने में इसको 20 लग रहे हैं तो एक दिन में 3। 60 को 30 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में 2। 60 को सिंपली डिवाइड कर लेना डेज से, तो आपके पास वन डे वर्क का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो भाई 6 3 9 2 11 यूनिट। इतना डाटा सिर्फ मुझे इस बात से पता चल गया कि कौन कितने दिन में काम खत्म कर रहा है। अब आ जाओ चार्ट पे चलते हैं। अगर मैं चार्ट की बात करूं, ध्यान से देखना, ऑल थ्री स्टार्ट द वर्क टुगेदर, तीनों ने साथ में काम शुरू किया। अब इस लाइन को ध्यान से देखते रहो सब लोग। स्टार्टिंग में काम किसने किया है, राम, श्याम और मोहन, तीनों ने किया। स्टार्ट तीनों ने साथ में किया। अच्छा, क्वेश्चन है, राम लेफ्ट द वर्क आफ्टर वन डे। आफ्टर वन डे का मतलब एक दिन के बाद राम छोड़ के चला गया। तो ये एक दिन का जो डाटा है, एक दिन के बाद राम छोड़ के चला गया तो रह कौन गया, श्याम और मोहन रह गए। एक दिन के बाद राम चला गया तो श्याम और मोहन रह गए। फिर उसने कहा है कि मोहन लेफ्ट द वर्क 8 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी काम खत्म होने से 8 दिन पहले मोहन भी चला गया। तो अगर काम यहां खत्म हो रहा है तो 8 दिन पहले, 8 डेज पहले मोहन भी चला गया। तो मोहन भी चला गया तो रह कौन गया, श्याम रह गया। अगर आपको ये चार्ट बनाना आ गया तो इसके बाद अब कुछ भी नहीं बचा है, कौन कितना काम कर रहा है बस ये देखना है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं कह सकता हूं यहां लास्ट के 8 दिन में काम सिर्फ श्याम ने किया है, और श्याम हमारा एक दिन में कितना करता है, 3। तो 8 दिन में उसने कितना काम कर दिया होगा, 24 यूनिट कर दिया। ये वाला डाटा क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, पहले एक दिन में तीनों ने साथ में काम किया, तो एक दिन में तीनों ने कितना काम कर दिया, 11 यूनिट। 11 यूनिट ये भी हो गया। तो 24 और 11 टोटल 35 यूनिट काम हो चुका है। टोटल वर्क था हमारे पास 60, उसमें से 35 इन लोगों ने कर दिया तो बच कितना गया, 25 यूनिट बचा। यानी ये वाला जो बीच वाला काम है ये कितना है, 25 यूनिट है। अब मुझे बताओ ये 25 यूनिट कर कौन रहा है, तो करने वाला कौन है, श्याम और मोहन है। श्याम और मोहन एक दिन में कितना करते हैं, तो श्याम और मोहन एक दिन में कर रहे हैं 5 यूनिट। अगर एक दिन में 5 यूनिट करते हैं तो 25 यूनिट करने में कितने दिन लग जाएंगे, 5 दिन लग जाएंगे। ध्यान से देखना, एक दिन में 5 यूनिट करते हैं तो 25 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। यानी बीच में कितने दिन काम हो गया, 5 दिन। अब आपका सारा डाटा कैलकुलेटेड है। उसने पूछा था होल वर्क कितने दिन में फिनिश होगा, तो भाई देख लो, 8 5 13 और एक 14 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ नहीं करना होता है, एफिशिएंसीज निकालो, फिर ये चेक कर लो कि कौन बंदा कितने दिन काम कर रहा है। अगर ये चार्ट आपके माइंड में क्लियर है तो आप उड़ा के दोगे इस क्वेश्चन को। तो याद रखना, सिर्फ इस चार्ट की कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉय सिटिंग इन अ ट्रेन नोटिसेस दैट ही कैन काउंट 31 टेलीफोन पोस्ट। 31 टेलीफोन पोस्ट काउंट करता है 60 सेकेंड्स में। एक चीज देखना कि ट्रेन से जा रहा है लड़का, उसने 31 पोस्ट देखी है टेलीफोन वाली, कितने देर में, 60 सेकेंड्स में। डिस्टेंस बिटवीन टू पोस्ट इज 50 मीटर्स। अब एक ही कॉन्सेप्ट है इस तरह के क्वेश्चन में, एक चीज ध्यान से समझना। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट पे लेकर चलूं, मान लो दो पोस्ट है, तो दो पोस्ट का डिस्टेंस जो मैं लूंगा वो कितना लूंगा, तो पहली पोस्ट ये, दूसरी ये, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर। तो अगर दो पोस्ट हैं तो डिस्टेंस कितना बार आता है, एक बार।
अच्छा, अगर 3 पोस्ट होती हैं तो डिस्टेंस कितनी बार आ जाएगा? तो भाई डिस्टेंस आ जाएगा 2 बार। 3 पोस्टों पे डिस्टेंस कितनी बार आएगा? 2 बार। वैसे ही 4 हो जाती हैं तो डिस्टेंस कितनी बार आ जाएगा? 3 बार। तो एक चीज नोट कर रहे हो कि जितनी पोस्ट है उससे एक बार कम हमारा डिस्टेंस आ रहा है। यानी अगर हमारे पास 31 पोस्ट है तो जो डिस्टेंस आएगा वो 30 ही डिस्टेंस आएगा, 30 टाइम्स आएगा। और एक डिस्टेंस हमारे पास कितने का है? तो एक डिस्टेंस अगर 50 का है तो 30 बार डिस्टेंस कैलकुलेट करने में टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1500 मीटर आ जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट इस पॉइंट पे है, ये ध्यान से समझना। हमेशा जितने पोल्स होते हैं, जितनी पोस्ट होती हैं, उससे एक कम डिस्टेंस लेकर चलते हैं। एक पोस्ट, 2 पोस्ट थी, एक डिस्टेंस आया। 3 पोस्ट हो गई, 3 पोस्ट हो गई तो 2 बार डिस्टेंस आया। 4 पोस्ट हो गई तो 3 बार डिस्टेंस आया। 31 बार पोस्ट होंगी तो 30 बार डिस्टेंस आएगा। और 30 बार डिस्टेंस हमारा कितना बन रहा है? 1500 मीटर। अब यहां से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ध्यान से समझना आप सब कि अब मेरे पास डिस्टेंस आ चुका है। डिस्टेंस आ गया है कितना? 1500 मीटर। और 1500 मीटर ट्रेवल करने में उसको टाइम कितना लगा है? वही टाइम उसने गिवन दिया हुआ है कितना? 60 सेकेंड्स। तो अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो आपको स्पीड का फॉर्मूला तो पता ही है। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 1500। टाइम कितना लगा है? 60। अब एक चीज सब लोग याद रखना, ये जो डाटा आया है ये मीटर पर सेकंड में आया है, लेकिन हमारे पास डाटा किसमें है? किलोमीटर पर आवर में। तो चेंज करोगे इसको, तो मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है, ध्यान से सब समझना, मीटर पर सेकंड से अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 18/5 से। ये नंबर याद रख लेना सब लोग। तो अगर मैं इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? तो 0 से 0 कट गया, 6 के टेबल में ये 3 पे कट गया, और 5 इसको 30 पे कट कर देगा। तो 30 इंटू 3 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 90 किलोमीटर्स पर आवर। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखना कि जितने पोस्ट होते हैं उससे एक डिस्टेंस कम लेकर हम लोग चलते हैं। तो 30 बार का अगर डिस्टेंस लेंगे तो कितना बन जाएगा? 1500 मीटर। और दूसरा पॉइंट, ये वाला तो भाई बहुत जरूरी है, ये तो ध्यान रखना कि अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही अगर रिवर्स कर दोगे, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना होगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। साथ साथ सॉल्व करते रहना, भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 17 नंबर्स इज 180। 17 नंबर है और उनका एवरेज दिया हुआ है 180। तो भाई एवरेज के कॉन्सेप्ट में मैं अपनी क्लास में हर बार ये चीज बताता हूं कि करने का तरीका हर एक वे से किया जा सकता है। सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स से भी कर सकते हो, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हो तो ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने में कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी, नहीं कर पाओगे। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट लगाया करो। और देख लो कि जितनी बार भी पेपर हुए हैं तो कॉन्सेप्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही लेकर चल रहा है वो। तो एग्जामिनर आपसे यही चाहता है कि आप बेसिक मेथड से मत जाओ, इस तरीके से करो कि वो थोड़ा यूनिक वे पे चला जाए। तो अगर वो कह रहा है कि टोटल 17 नंबर है और उनका एवरेज 180 है, तो मैं ये मान सकता हूं हर एक नंबर 180 का है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या मानकर चलते हैं कि हर एक नंबर कितने का हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और उसने एवरेज कितना दिया हुआ है? 180। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 17 नंबर है और हर एक नंबर कितने का है? 180 का। अब आ जाओ अगले डाटा पे। उसने कहा कि फर्स्ट 9 नंबर्स का एवरेज 160 है। ध्यान से सब लोग ये चीज समझना, ये फर्स्ट 9 नंबर्स हैं, उनका एवरेज कितना दिया हुआ है? उनका एवरेज दिया हुआ है हमारे पास
160 160। अच्छा, अगले हमारे पास कितने नंबर्स हैं? एंड एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर्स। अब अगले 7 नंबर है, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है? 181। इनका एवरेज गिवन है 181। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखना, टोटल 17 नंबर थे, उसमें से पहले 9, लास्ट के 7, एक टर्म अभी भी बची है, यहां तो 16 ही बन रहे हैं, तो लास्ट वाली टर्म हमारे पास बची हुई है। और इन सभी 17 नंबर्स का जो एवरेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 180। तो एक चीज याद रखना, मैं सभी को 180 पे लेकर आना मेरा काम है। अब करने का तरीका क्या है? 9 नंबर्स के पास 160 है, तो एवरेज से इनके पास कितना कम पड़ रहा है? तो इन लोगों के पास 20 रुपए कम पड़ रहे हैं। याद रखना, एवरेज वर्ड यूज हो रहा है, मतलब हर एक की बात कर रहा है। तो एक आदमी के पास 20 रुपए कम है, तो 9 लोगों के पास टोटल कितने कम हो जाएंगे? 180 रुपए कम हो जाएंगे। पहली चीज, यहां पर एक आदमी के पास कितने ज्यादा है? 1 रुपए ज्यादा है एवरेज से, तो 7 लोगों के पास कितने ज्यादा हो जाएंगे? तो यहां पर प्लस का 7 हो जाएगा। इन लोगों के पास 180 पॉइंट्स कम है, इन लोगों के पास 7 पॉइंट्स ज्यादा हैं, ये अपना 7 पॉइंट्स इनको पकड़ा देंगे। तो अभी भी इनकी रिक्वायरमेंट कितने की है? तो इन लोगों के पास 173 पॉइंट्स अभी भी क्या है? कम है। तो मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास हमारा काम एवरेज में क्या होता है कि बैलेंस करना होता है। तो अगर इन लोगों के पास, इन 16 लोगों के पास 173 पॉइंट्स कम हैं, तो इनको ये पॉइंट्स देगा कौन? वो लास्ट वाला आदमी देगा। तो लास्ट वाले आदमी के बारे में स्टोरी समझो कि भाई इसके पास खुद के 180 तो होने ही चाहिए ना, इस वाले आदमी के पास अपने 180 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए, लेकिन 173 और होने चाहिए इन लोगों को देने के लिए। तो 180 में 173 ऐड कर दो, तो इसके पास टोटल कितने होने चाहिए? 353, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, एवरेज में कुछ नहीं करना होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट लगा लिया करो। सबका एवरेज 180 था, मेरा काम था सबको 180 पे लेकर आना। पहले 9 नंबर्स के पास 160 था एवरेज, यानी एक आदमी के पास 20 कम है, तो 9 लोगों के पास 180 पॉइंट्स कम हो गए। अगले 7 नंबर का एवरेज 181 था, मतलब एक आदमी के पास एक ज्यादा है, तो 7 लोगों के पास कितना ज्यादा हो जाएगा? 7 पॉइंट्स। इन्होंने अपने 7 पॉइंट्स इनको दे दिए, अभी भी इनको 173 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब ये रिक्वायरमेंट पूरी कौन करेगा? लास्ट वाला बंदा। तो लास्ट वाले के पास 180 अपने खुद के होने चाहिए, 173 और होने चाहिए जो वो उनको देगा। तो इसके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 353। उम्मीद करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ध्यान रखिए, ए और बी पार्टनर्स हैं, इन्वेस्टमेंट की रेशियो दी हुई है 5:6। एट द एंड ऑफ 8 मंथ, 8 महीने के बाद ए ने अपना सारा पैसा निकाल लिया है, प्रॉफिट किस रेशियो में है? 5:9 में। तो मेरे पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन में पूरे पार्टनरशिप में जब भी मैंने आपको करवाया तो मैंने आप लोगों को एक ही चीज बताई है कि पूरे पार्टनरशिप में एक ही फॉर्मूला यूज होता है, और वो फॉर्मूला क्या है? तो भाई प्रॉफिट जो है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम पर। प्रॉफिट इसी पे डिपेंड करता है, पूरे चैप्टर में ही एक फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ही आंसर निकलेगा। तो कोई कंफ्यूजन की चीज है ही नहीं। आपको डाटा रेशियो में दिया है तो रेशियो में लेकर चले जाओ सारी चीजों को। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अगर ये एक का डाटा है तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, तो भाई ये किस पे डिपेंड करेगा? इन्वेस्टमेंट 1 इंटू टाइम 1 अपॉन इन्वेस्टमेंट 2 इंटू टाइम 2, इस पे डिपेंड करेगा। पूरा फॉर्मूला ही 2 पैटर्न में सेट हो जाएगा। तो
अब अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है तो अब जरा ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट की रेशियो कितनी थी 5:6, यानी ये वाला डाटा हमें दिया हुआ है 5:6। प्रॉफिट की रेशियो कितनी है 5:9, ये वाला डाटा है 5:9। अब उसने कहा है कि ए ने 8 महीने बाद पूरा पैसा निकाल लिया, तो मेरे पास ए का टाइम भी आ गया कि ए ने पैसा कितने टाइम के लिए लगाया है 8 महीने के लिए। इसका टाइम हमें निकालना है, तो निकाल नहीं सकते हो क्या, आराम से किया जा सकता है, कुछ नहीं है। 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल में ये 3 पे कट गया, ये 4 पे कट गया, और 3 ने इस 9 को कट कर दिया कितने पे 3 पे। अब ये 3 जब ऊपर की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 कितने बन जाएंगे 12 बन जाएंगे। तो यहां से जो टाइम आ गया मेरे पास वो कितना आ गया 12 मंथ। और आपसे यही चीज पूछी थी कि बी ने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया है, तो बी ने लगाया कितने टाइम के लिए 12 मंथ्स के। एक चीज याद रखना, यहां पर क्वेश्चन में वेरिएशन भी हो सकता है, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। इसने पूछा था फॉर हाउ लॉन्ग डज बी इन्वेस्ट द मनी, बी ने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि वो ये पूछ लेगा कि बी ने ए से कितने टाइम के लिए ज्यादा पैसा लगाया। तो अगर ए के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो बी, ए ने लगाया है 8 महीने के लिए, बी का आ गया 12 महीने। तो याद रखना अगर इसके रेस्पेक्ट में पूछता है कि ए से कितना ज्यादा लगाया है, तो 4 मोर मंथ्स देन ए। इस चीज का ध्यान रखना कि पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन में तो हमारा आंसर 12 महीना आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर वो ये पूछ लेता है कि कितने टाइम ज्यादा के लिए लगाया है, तो फिर 4 मोर मंथ्स देन ए, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास के जो क्वेश्चंस थे वो आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे और आपने खुद भी ट्राई कर लिए होंगे। याद रखना साथ साथ प्रैक्टिस करते चलोगे, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और जब तक एग्जाम आएगा तब तक तो फोड़ देंगे एग्जाम को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में और नए क्वेश्चंस के साथ मैं प्रेजेंट हो जाऊंगा। आप लोग प्लीज इन वीडियोस को ध्यान से एक एक करके देख लेना, एग्जाम पॉइंट तक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।